आया हूँ। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं पिछले 50 दिनों से अधिक दिन हो गए हैं मेरे पैदल यात्रा को शुरू हुए पूरे भारत भ्रमण के लिए, और इसी क्रम में रक्सौल नेपाल बॉर्डर से मेरी यात्रा शुरू हुई और आप सभी के बीच में मैं पहुंचा। तो आशा करूंगा कि अगर मैंने आपको समय दिया तो आप भी मुझे अपना कुछ समय देंगे, और ऐसे महत्वपूर्ण समय, चूंकि यहाँ गाना बजाना और ऑर्केस्ट्रा नहीं होने वाला, तो हो सकता है थोड़ा सा निरस्ता नजर आए, लेकिन जो चीजें आपको मिलने वाली, वो बातें, वो जानकारियां आपके जीवन में, आपके लिए, आपके मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक परिवर्तन और उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए ये विचार काफी लाभकारी आपके लिए होने वाले, क्योंकि छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातों पे हम बहुत ध्यान देते हैं। बहुत लोग आएंगे, मिलते हैं, छत निर्माण करने की काम और छत निर्माण करने की बातें शुरू होती, और मेरी बातें, जिस बातों पे धम टिका हुआ है, अभी तक जिस धम को आप जान रहे हैं, वो मुझे पता नहीं किस धम को आप जानते हैं। धम कहें या धर्म कहें, इसका अर्थ आपने अब तक क्या सोचा है और क्या समझाया गया है, वो तो आप जाने। आज मैं वो धर्म सिखाने आया हूं, जो धर्म आपको मानवता सिखाएगा। धर्म वो नहीं है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाता। धर्म वो नहीं है जिसके लिए आपको तलवार उठानी पड़े और हिंसा करनी पड़ी। उस धर्म की रक्षा आप क्या करेंगे? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, आपके इतना कह देने से ही कि हम अपने धर्म की रक्षा करने निकले हैं, इसका मतलब ये है कि आपका धर्म आपसे भी ज्यादा कमजोर है। ऐसा धर्म धर्म ही नहीं है जिसकी रक्षा करने की जरूरत आपको पड़े। और ऐसा धर्म किस काम का, जिस धर्म को बचाने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की हत्या करनी पड़े, दूसरे व्यक्ति का निंदा करना पड़े, दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या की भावना से और दुश्मनी की भावना से देखनी पड़े, ऐसा धर्म धर्म ही कहाँ। अभी लगातार 50 दिनों से मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, और गांव गांव से जब निकल रहा तो महिलाएं मुझे बाबा समझकर मुझे बुला रही हैं, क्योंकि उनकी ये अज्ञानताएं हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई बाबा। इसीलिए मैंने पहले ही अपना परिचय बताया कि मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है। मैं एक भिक्षु हूँ जिन्हें संबोधित के तौर पे भंते कहते हैं। लोग मुझे भंते कहते हैं, और धम्म के अंदर में उन्हें भंते कहा जाता है, लेकिन ढेर सारे लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है, अज्ञानता बस। तो बात यहाँ पे वो मुझे बाबा कह रहे हैं या भिक्षु कह रहे हैं या भंते कह रहे हैं, इससे नहीं। और आज जो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, तो मैं चाहूंगा इसे अंत तक बैठ करके सुने, क्योंकि बीच में उठकर जाने की जो आप सभी की आदत है, ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो जाती, क्योंकि अधूरी जानकारियां बड़ा खतरनाक होती।
दो कहानियां, इससे जुड़ी हुई दो कहानियां मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। अधूरा सुना गया किसी बात कैसे आपके जीवन को प्रभाव डालती है, उसे समझना होगा। अब तक आपने बहुत जागरण किए होंगे, रात रात भर। मैं तो अभी 4-5 दिनों से यहाँ ठहरा हुआ हूँ। शादियों में मैंने लोगों को देखा 2-3 बजे रात तक यहाँ खाना खाने के लिए भी बैठे हुए रहते हैं। तो उस आहार को तो आपने लिया रात रात भर जग कर, लेकिन मुझे आपका 1 से 1.5 घंटा समय चाहिए, और इस 1-1.5 घंटे में वे सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती। पहली एक कहानी जो इंसान के कैसे भ्रमित होता है, कैसे अधूरा ज्ञान उसके लिए खतरनाक हो जाता है, कैसे लोग भ्रमित होते हैं। बुद्ध के जीवन में एक कहानी, बुद्ध प्रतिदिन अपने भिक्षुओं को और आसपास के गांव के लोगों को ध्यान साधना करवाया करते थे, और उस ध्यान साधना में शाम के शाम वो देशना देने का काम करते थे। जैसे आज अभी मैं देशना दे रहा हूँ, उसी प्रकार शाम के वक्त में प्रत्येक दिन बुद्ध देशना दिया करते थे। और देशना देने के तत्पश्चात वो अपने भिक्षुओं को कहते कि रात का समय ध्यान करने के लिए सबसे सुगम और सरल और सहज होता है, इसीलिए रात का समय उपयोग करना ध्यान करने के लिए। और ये प्रतिदिन वो ये बातों को कहते कि रात का समय आ गया, देशना मेरी समाप्त हो गई, अब आप सभी के सभी ध्यान करने के लिए जाएं। प्रतिदिन महीने, 2 महीने, 3 महीने इसी बात को रिपीट करते करते जब लोगों को समझ में आ गया, आसपास के गांवों को, साधकों को, भिक्षुओं को ये बातें समझ में आ गई कि शाम में देशना के बाद क्या करना है, क्या करना है। देखिए, मैं बीच बीच में आप सभी से पूछते भी रह सकता हूँ, क्योंकि आप एक्टिव होकर के बैठे हैं या सिर्फ बैठे हुए हैं। बीच बीच में मैं आप सभी से सवाल भी कर सकता हूँ। मैं भाषण देने नहीं आया कि भाषण दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। क्या करने के लिए बोलते थे? ध्यान करने के लिए कहा करते थे। 2-3 महीने से एक ही बात को रिपीट करते करते आगे फिर बुद्ध को जरूरत पड़ना बंद हो गया ये बातें बोलने के लिए कि देशना खत्म हुई, अब जाओ ध्यान करने के लिए। वो कहते क्या? भिक्षुओं, अब रात के काम पे लग जाओ। अब वो बार बार ध्यान के जगह पे कौन से शब्द उपयोग करने लग गए? रात के काम पे लग जाओ। भिक्षुओं, साधकों, धम्मिकों, रात के काम पे लग जाओ। अब यही बात वो हमेशा दोहराया करते। एक दिन उस सभा में एक चोर भी बैठा था, और उसी सभा में एक वैश्या भी बैठी हुई। बुद्ध ने ध्यान करवाया, देशना दिया, और उसके बाद कहा कि भिक्षुओं, साधकों, धम्मिकों, सभी रात के काम पे लग जाओ। चोर समझा बुद्ध तो अंतर्ज्ञानी है, वैश्या समझी बुद्ध तो अंतर्ज्ञानी है, उन्हें पता कैसे चल गया कि हमारा काम रात में होता है। बुद्ध तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, वो पहचान गए कि हम रात में कौन सा काम करते। चोर उठ करके चोरी करने चला गया, और वैश्या उठ करके वैश्यावृत्ति करने चली गई। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने क्या कहा था? और चोर क्या करने चला गया? बुद्ध ने कहा था चोरी करने जाने? हाँ, बुद्ध ने कहा था वैश्यावृत्ति करने जाने? तो जो जैसा सोच का व्यक्ति होता है, वो उस बात को अपने मुताबिक सोच लेता है, और इल्जाम किस पे लगा देता है कि कहा था बुद्ध ने ही। दूसरी कहानी, जब मैं जालंधर में था
तो वहाँ पे एक दिन फैक्ट्री में घूमने गया, तो वहाँ पे भी एक घटना घटी कि एक ड्राइवर ने, हमारे पहचान यहीं के बिहार के ही लोग तो सारे वहाँ पे जलंधर में भरे पड़े हैं, तो उन्होंने एक अपनी कहानी बताई, एक दिन की घटना कि हम नए नए जब फैक्ट्री में काम करने के लिए आए, ड्राइवर के पद पे आए, तो जैसे ही ट्रक लेकर के निकल रहे थे कंपनी से, तो गेट पर ही गेटमैन रोक देता, क्योंकि मैं नया नया था तो वो मुझे पहचानता नहीं और बार बार मुझे रोक देता। और ये बार बार रोकने से, क्योंकि मैं तीनों पहर काम करता, तीनों पल्ले में, मतलब सुबह 8-8 घंटे का जो ड्यूटी होता है 3 पल्ला होता है, तो जिस भी पल्ले में मैं आऊं उस पल्ले में उस नया जो गार्ड होता, क्योंकि मैं ही नया था तो वो गार्ड बार बार मुझे रोक देता। तो मैंने जा करके मालिक से कंप्लेन किया कि जब मैं ट्रक लेकर के निकलता हूँ तो मुझे गार्ड रोक देता है, तो मैं क्या करूं, बार बार उसे सबूत देना पड़ता है। तो मालिक ने उस पर लिख करके दिया, वहां के मैनेजर ने, कि रोको मत जाने दो। क्या लिखा? रोको मत जाने दो। और उस पे नीचे अपना सिग्नेचर करके ड्राइवर को दे दिया। अब ड्राइवर जैसे ही गेट पे गया, गेटमैन ने फिर रोक लिया। ड्राइवर जैसे ही गेट के पास गया तो गेटमैन ने फिर रोक लिया। तो उसने कहा, देखो अभी मैंने मैनेजर से भी साइन करा के लाया है, लो पर्ची पढ़ लो, और उस पे उसका सिग्नेचर भी है। अब गार्डमैन ने क्या पढ़ा? रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। शब्द तो उतना ही लिखे हुए थे, रोको मत जाने दो। तो रोको मत जाने दो, गार्डमैन ने क्या पढ़ा? रोको मत जाने दो। तो शब्द होते क्या है, उसके अर्थ लोग अपने मुताबिक निकाल लेते। अब जब भी मैं गांव से गुजरता तो महिलाएं मुझे रोकती कि बाबा इधर आइए ना। मैं कहता क्या हुआ? नहीं नहीं, पहले बैठिए तो सही, पानी पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, थोड़ा सेवा करने दीजिए। मैं बैठ जाता। तो मैंने बोला बताइए अब। तो कहती, बाबा थोड़ा सा हाथ देख लीजिए ना, थोड़ा जंतर मंतर देख लीजिए ना, थोड़ा लौंग और चावल भी देख लीजिए, हमारे बेटे की नौकरी कब लगेगी ये भी देख लीजिए। एक सवाल मैंने उनसे पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं, सो मत जाइएगा। ऑर्केस्ट्रा में रात भर जगते हैं आप सभी। एक सवाल है, और भागिएगा भी नहीं इस सवाल से, क्योंकि बड़े लोग आते हैं भाषण देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे वार आपके ऊपर होने वाला है, बौछार आपके ऊपर होने वाला है, तीर धनुष की बारिशें होंगी और सारे के सारे आप ही के ऊपर होने वाली है। गीता में, गीता कितने कितने लोगों ने पढ़ा है? गीता नहीं पढ़ा किसी ने? गीता को पता नहीं किस भांति आपने समझा है और पढ़ा है। मैंने तो अपने अनुसार उसे अच्छे से पढ़ा है, और मैंने जो समझा कि जब कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप हो रही थी, तो वहां पे अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, अगर यहाँ मेरे अपने ना होते, यहाँ अगर ये सारे मेरे अपने ना होते तो मैं कब का बाण चला दिया रहता, लेकिन यहाँ सारे मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं बाण कैसे चलाऊं। लोग इसे समझते हैं कि युद्ध की, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में ये बातें बोली जा रही, ये बातें युद्ध भूमि में नहीं बोली जा रही। अगर वो किताब किसी इतिहासकार ने लिखा तो वो किताब को मैं 2 कौड़ी का समझता, लेकिन वो किताबें आध्यात्मिक लोगों ने लिखी, इसीलिए उसका अर्थ किसी भी बाहरी घटना से नहीं,
आंतरिक घटना से है। अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं पता है? वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर मेरे अपने ना होते तो मैं कब का इन पे बाण चला दिया रहता, लेकिन यहाँ सारे मेरे अपने हैं तो इन पे बाण कैसे चलाऊं? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे दूसरे होते तो मैं कब का बाण चला दिया रहता। अगर हमको दूसरे को आरोप करना हो कि ये फलाना चोर है, वो घमंडी है, वो फलाना भ्रष्टाचारी है, वो चोर है, लफंगा है, नशेड़ी है, अगर तीर चलाना रहता तो दूसरे पे, हाँ, फलाना की बेटी ऐसी है, फलाना की बहू ऐसी है, अगर तीर चलाना रहता तो कितना तेजी से चलता है? चलता है या नहीं चलता? हाँ? लेकिन अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं ये सारे दोष मेरे, चोर भी मैं ही हूं, फरेबी भी मैं ही हूं, भ्रष्टाचारी भी मैं ही हूं, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी भी मैं ही हूं। अगर मुझे दूसरे पे तीर चलाना रहता तो कब का तीर चला देता, लेकिन तीर यहाँ सारे मेरे अपने हैं, मतलब वो सारे दोष जो मैं दूसरे के ऊपर लगाता हूं वो सारे दोष मेरे अपने हैं। स्वयं पे तीर कैसे मारूं? अपने पे तीर कैसे मारूं? तो यहाँ पे लोग अपनी कमियों को देखते हैं बोलते समय? हाँ, कोई नहीं देखता है अपनी कमियां। जब वो कई बातों को बोल रहा होता है कि दूसरी की बेटी जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए और ट्यूशन पढ़ाई करने जाती है तो अगल बगल के जो महिलाएं हैं वो जिस तरीके से आरोप लगाती है दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर में, वो अपनी बेटियों के ऊपर नहीं लगाती। लगाती है कि जिस तरीके से एक लड़का दूसरे की बहन बेटियों को देख करके उसे अभद्र भाषा में और अपशब्द बोलता है, क्या वो अपनी बहन बेटियों के लिए बोल सकता है? समझ में आ रहा है मैं गीता कैसे समझा रहा? वहां पे अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं, ये चीजें समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये आदत प्रत्येक व्यक्ति की है, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा। अगर ये आदत किसी एक व्यक्ति की होती तो ये कहानी मैं आप तक पहुंचाता ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दोषों को देखने के जगह पे दूसरे के दोषों को देखता है और यही उसकी कमी है, यही उसकी कमी है। जो आरोप जिस दिन अगर कोई भी व्यक्ति जो भी शब्द दूसरों के लिए निकाल रहा है, अगर एक पल रुक करके, एक क्षण रुक करके अगर वो बातें देख लेता कि अगर यही बातें अगर मैं अपनी बहन बेटी माँ भाभी भाई या अपने परिवार के लिए क्या बोल सकता हूँ, तो उसे अंदर से जवाब आ जाता कि नहीं नहीं, ये बातें मैं अपनी बहन बेटियों को नहीं बोल सकता। जब तुम अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहू को ये बातें नहीं बोल सकते तो तुम्हें दूसरे के बहन बेटियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? आ रही है बातें समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने फिर से कहा मैं आप सभी से बात करने आया हूँ, यहाँ भाषण देकर के यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा। सुधारने के लिए अगर 1 महीना 2 महीना आपके बीच में रहना पड़े तो पकड़ पकड़ के घर घर हाथ जोड़ के सुधारूंगा, लेकिन सुधार दूंगा। मैं कॉलर पकड़ के सुधारने वाला नहीं, पैर पकड़ के सुधारने वाला है। मैंने महिलाओं से वहां पे सवाल किया कि आप कह रही हैं कि लौंग देख लीजिए, चावल देख लीजिए, हाथ देख लीजिए, जंतर मंतर देख लीजिए। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कोई चीजें उन्हें बोली नहीं, एक सवाल पूछा और वही सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। अगर इस बच्चे की आदत मिट्टी में लौटने की है, किसी बच्चे की आदत, मैंने उनसे ही कहा था कि ये जो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, अगर इसकी आदत मिट्टी में लौटने की है और आप मुझे कह रही हैं कि इसे सुधार देना मतलब ठीक कर देना है, झाड़ फूक कर देना है, तो अगर मैं उस बच्चे को ले जाऊं, चापाकल पे ले जाकर के नहला दूं और उसे साफ सुथरा कपड़ा पहना दूं
5 मिनट के बाद वो क्या करेगा? हाँ, जोर से फिर से जाके पार्टी में ही लौटाएगा। मतलब इतना आसानी से आप लोगों ने जवाब दे दिया, दाद देनी पड़ेगी। थोड़ा सा ताली अपने लिए बजा लीजिए। नहीं नहीं, बजाया है तो फंस गए अब ना आप लोग, बजा के फंस गए आप लोग। अब आप लोग ये बताइए कि इतना आसानी से आप लोग समझ गए कि किसको करना है? हाँ, मैंने सवाल किया कि बच्चे का कपड़ा बदलवाना है या आदत बदलवाना है? हाँ, जोर से, इधर से आवाज नहीं आ रहा है। आदत बदलवाना है या कपड़ा बदलवाना है? आदत बदलवाना है। समझ में आ गया ना? सिंपल सा, घुमा फिरा के बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। आपने अपने मुंह से बोल करके आप खुद फंस गए कि आदत बदलवाना है, कपड़े बदलवाना नहीं है। तो झाड़ फूक करवाने के, अगर झाड़ फूक एक बार करवा लेने से अगर पूरी जिंदगी भर के लिए अगर आपके दुख दर्द ठीक हो जाते तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि ठीक नहीं होता है, 2 दिन 10 दिन के लिए ठीक होता है और फिर जाते हैं जड़वाने के लिए। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, 10-10 दिन पे, महीने महीने दिन पे बार बार जाते हैं। इसका मतलब वो आप क्या करवा रहे हैं? कपड़े बदलवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कपड़े बदलवा रहे हैं, आदत नहीं बदलवा रहे हैं। मेरे घर के पास के एक व्यक्ति शराब पी पी करके उसने अपना किडनी खराब कर लिया। गया वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा एक किडनी निकालनी पड़ेगी। किडनी निकाल दिया गया। 6 महीना आराम से उसका दवा चला, वो स्वस्थ हुआ और फिर दारू पीना शुरू कर दिया। अब बताइए, इलाज तो हुआ ना? आपके अनुसार तो इलाज तो हुआ ना? जिस तरीके से आप झाड़ फूक करवाने जाते हो तो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है, तो इलाज कराना उसका समाधान है या आदत बदलना उसका समाधान है? आदत बदलना ना। समाधान क्या है? आदत बदलना। तो क्यों भाग रहे हैं इन चक्करों में? आदत बदलिए ना। आदत अपने आचरण में बदलाव लाइए कि कैसे उन चीजों को परमानेंट तरीके से ठीक किया जा सके, कैसे उन चीजों को पूरी तरीके से ठीक किया जा सके, आदत को बदला जा सके। अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है तो ये क्यों पड़ रहा है, इसके कारण अभी मैं बीच में बताऊंगा। और आखिर में अपने आप को सकारात्मक कैसे करना है वो ध्यान भी करवाने वाला हूं। इसीलिए अंत तक बैठे रहना। यहाँ पे मैंने देखा ढेर सारे घरों पे नीले झंडे लगे हुए थे। कितने घरों के ऊपर है? थोड़ा हाथ उठाएंगे। कितने घरों के ऊपर है? बस 2 ही घर। मैंने तो ढेर सारे घरों के ऊपर में देखा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैं अकेले दम पे अगर इतना बदलाव ला सकता तो जिस दिन ये समाज में 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर, 1000 वकील हो जाएंगे, उस दिन समाज में परिवर्तन आ जाएगा और हमारे लोग एकदम उनका स्तर ऊंचा हो जाएगा। आज समाज में 1 लाख इंजीनियर है, 1 लाख डॉक्टर है, 1 लाख वकील है, लेकिन समाज ऊंचा जाने की जगह पे और नीचा गिरा है। सही कह रहा है या नहीं? समाज का उत्थान हुआ है या समाज का स्तर गिरा है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? गिरा है ना? क्या हुआ है? और ज्यादा स्तर गिर गया है। क्योंकि जितने भी आपके पास जो अधिकार थे उसमें से 395 अनुच्छेदों में से 106 अनुच्छेद में संशोधन किए जा चुके हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था कि अगर मैं जिस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया, इसे अगर आगे ना बढ़ा सकना तो जहां तक मैंने पहुंचाया है इसे इससे पीछे मत होने देना। 106 आर्टिकल्स खत्म हो गए हैं, पीछे हुआ है या नहीं?
पीछे हुआ है या नहीं? क्या कारण है? क्या कारण है? 1 लाख इंजीनियर से ज्यादा हो गए हैं, 1 लाख डॉक्टर से ज्यादा हो गए हैं, 1 लाख वकील से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर हुआ क्या है? दिक्कत कहाँ है? बैनरों पे लिखा हुआ है शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब क्या समझा है लोगों ने? शिक्षित बनो का मतलब लोगों ने समझा माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व मेरे नौकरी पाने तक का। मेरे शिक्षा का महत्व क्या है? बस मुझे नौकरी पाने तक मेरा शिक्षा का महत्व है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व मेरे समाज के उत्थान के लिए होगा। क्या होगा? मेरे शिक्षा का महत्व क्यों होगा? किस लिए? समाज के उत्थान के लिए होगा। और लोगों ने क्या समझ लिया? माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी पाने तक और अपनी उत्थान के लिए कर लिया लोगों ने। और इसीलिए ये समाज का दुर्दशा बिगड़ते जा रहा है। आप क्या करते हैं? हमने अभी गोपालगंज में था, यहाँ से पहले वहां की घटना बता रहा हूं। वहां के लोग आपके बिरादरी के, उन्होंने ही मुझे बताया कि हमारे घर में जब डिलीवरी का केस आया, महिला की डिलीवरी का केस आया, तो लोगों ने सोचा चलो ना अपना ही जाति वाले लोगों के, अपने बिरादर के हॉस्पिटल में चलते हैं, वहीं पे डिलीवरी कराएंगे। अब वो गए वहां पे, महिला को नॉर्मल पेन हो रहा था। नॉर्मल पेन तो डिलीवरी में होता ही है। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5 ही हजार रुपया लगेगा। दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन दे दो। दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन दिया गया महिला को, और दर्द इतना बढ़ा दिया गया कि लड़की तड़पने लगी, और जाके उसके गार्जियन को बोला गया कि लड़की तड़प रही है दर्द से, अगर जल्दी ऑपरेशन ना किया गया तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो जाएगा। और डरा करके उसका ऑपरेशन करवा दिया गया। अब जो खर्चा 5,000 का आने वाला था वो कितने का आया? 50,000 का। दूसरी घटना एक वकील की है। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, मारपीट हो गया। वो दोनों गए गोपालगंज कोर्ट में गए और खोजा अपना ही बिरादरी का वकील। नाम तो नहीं बोल सकता है, चूंकि मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता किसी का भी नाम लेकर। तो वो गए तो वकील ने समझाया तुम्हारा भाई तुम्हें छू कैसे दिया, मैं रहता तो ये धारा लगवाता। उसने अब उस भाई को भड़का करके धारा लगवा दिया। फिर दूसरे भाई को बुलाया और देखा, देख तेरे भाई ने ये धारा लगवाया, अगर तुमको और इससे केस मजबूत करना है तो इससे बड़े धारे लगवाने होंगे, और उसके लिए एक एक धारा के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपया देना होगा। और इसको और हैवी केस बनवाना है तो अपनी वाइफ के नाम से एक FIR करवा कि तेरी वाइफ का ब्लाउज भी फाड़ा था, और हैवी वाला धारा लगवा दे। और लगवा दिया। अब दोनों क्या हो रहा है कि दोनों भाई जमीन बेच करके कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। दोनों भाई मिलकर के कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, जमीन बेच करके केस लड़ रहे हैं। तो एक समाज सेवी व्यक्ति ने उस वकील से कहा कि आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके समाज के 2 लोग थे, अगर भाई आए थे दोनों को समझा के भेजना चाहिए था। तो वो वकील कहता है हमारा यही तो धंधा है, अगर हम झगड़ा नहीं लगवाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिलवाया था, है कि नहीं? इन्हीं लोग के लिए अधिकार दिलवाया था पढ़ने का नाम। हाँ, ऐसा ही डॉक्टर हुए हैं आज समाज में, और ऐसा ही वकील है जो समाज का उत्थान कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा तो है। ऐसा तो नहीं है कि लोग कहते हैं कि अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो समाज का भला हो जाएगा। समाज जितना ज्यादा शिक्षित हो रहा है उतना ही ज्यादा भ्रष्ट भी हो रहा है। एक नॉर्मल चोर 100 रुपया की चोरी करता है, और एक पढ़ा लिखा चोर 1000, 10,000 करोड़ की चोरी करता है।
शिक्षित बन जाने से कोई व्यक्ति सभ्य नहीं बन सकता है, और यही बुद्ध का धम्म है और यही बुद्ध की शिक्षा है। कोई भी व्यक्ति शिक्षित बन जाने से संस्कारी बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सभ्य बन जाएगा, ये संभव नहीं है। ये कमियां कहां आ रही हैं? वे अगर डॉक्टर अगर इस तरीके से भ्रष्ट है, अगर वो वकील इस तरीके से भ्रष्ट है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है नैतिक शिक्षा। इसका कारण है नैतिक शिक्षा, जिसे आप संस्कार और परवरिश कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कार और परवरिश कहते हैं। और ये नैतिक शिक्षा स्कूलों और कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाई जा रही है, और वहां तो नहीं सिखाई जा रही है, इसे तो छोड़ दीजिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 साल के बच्चे तक, 5 साल के बच्चा तक 70% मतलब 3/4 दिमाग का विकास हो चुका होता है 5 साल में ही, और अगले वो 60-70 साल जो जीने वाला है, मात्र वो 25% उसका विकास होता है। 70-75% 5 साल की उम्र में ही हो जाता है। तो ये नैतिक शिक्षा कहाँ पे देनी है उसे? ये नैतिक शिक्षा उन्हें कहाँ देनी है? 5 साल की उम्र तक उसे दे ही देनी है। और इसका देने के लिए पहला गुरु कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? पीछे लोग सो रहे हैं, इसीलिए 3-4 बार पूछ रहा हूं। कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं नैतिक शिक्षा देने के लिए। और माँ बाप नैतिक शिक्षा के नाम पे एक पिता क्या दे रहा है? घर के पुरुष नैतिक शिक्षा के जगह पे क्या दे रहे हैं? जानते हैं क्या हो रहा है? नींद क्यों आ रही है? नींद क्यों आ रही है? बता दूं? बता दूं? बता दूं क्यों आ रहा है? क्योंकि जब वार अपने तरफ होता है ना, जब बुराइयां अपनी देखनी होती है, तो ये मन जो है ना बड़ा चालाक, ये मन बड़ा चालाक है। बुद्ध ने कहा है कि सबसे शातिर अगर इस दुनिया में कोई है तो ये मन है, जो अपनी कमियों को देखने नहीं देता है। और जब भी देखेगा कि अगर कोई चीजें मेरे अंदर में सुधार करने वाली आ रही है, तो उसे नींद दिलवाने लग जाता है, ताकि ना वो सुनेगा और ना सुधरना पड़ेगा। ना सुनेगा ना सुधरना पड़ेगा। और जहां पे ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नाच रही होती है और गंदी गंदी गालियां और गंदे गंदे गाने बज रहे होते हैं, वहां नींद नहीं आता है, क्योंकि वहां मन और मौका दे रहा है बिगड़ और बिगड़ और बिगड़। बिगड़ने के लिए वो तैयार है, सुधरने के लिए नहीं। इसीलिए नींद आता है। कोई बात नहीं है, जितने लोग जगे रहेंगे वो पाएंगे। नैतिक शिक्षा 5 साल की उम्र तक बच्चों में डाल ही देनी चाहिए, लेकिन घर में उसे अपने माँ बाप से मिल क्या रहा है? अपने पिता से क्या मिल रहा है? वो पिता, वो चाचा, वो दादा, वो छोटे पापा, बड़े पापा, मझले पापा उसे क्या दे रहे हैं? वो बच्चा देखता है कि मैं चिप्स और चॉकलेट खाता हूं, तो मेरे माँ बाप, मेरे चाचा, मेरे दादा मुझे टोकते हैं। छोटी छोटी गलतियों पे वो मुझे टोकते हैं। उनके माइंड में ये चीजें कि मेरे माँ बाप, मेरे चाचा, मेरे दादा मुझे छोटी छोटी बातों पे टोकते हैं, इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। क्या है? बहुत अच्छे हैं। जो व्यक्ति मुझे छोटी छोटी गलतियों पे टोक रहा हो, मुझे कोई भी छोटी छोटी गलतियां नहीं करने दे रहा हो, मुझे सुधारने की कोशिश कर रहा हो, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। अब क्या आता है? ये एक दिमाग में बैठ गया कि मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे छोटे पापा, बड़े पापा, मझले पापा बहुत अच्छे हैं। अब दूसरा फेज शुरू होता है।
दूसरे फेज में वो देख रहा है, पापा पापा पापा, क्या क्या कर रहे हैं? पापा दारू पी रहे हैं, पापा ताड़ी पी रहे हैं, पापा खैनी खा रहे हैं, पापा गुटखा खा रहे हैं, पापा बीड़ी पी रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पापा, चाचा, दादा, छोटे पापा, बड़े पापा, मामा, मझले पापा, ये लोग तो कभी गलत काम नहीं कर सकते, और ये जो भी कर रहे होंगे वो अच्छा ही कर रहे होंगे। और जब ये अच्छा ही कर रहे होंगे तो ये अच्छा काम हमें तो अभी से करना चाहिए। हा? ये काम तो हमें अभी से करना चाहिए ना। तो बेटा करता है, बाप के पॉकेट में से एक सिगरेट का डब्बा में से एक सिगरेट निकाल के मारने लग जाता है। वाह, कितना अच्छा काम करते हैं मेरे पापा, बड़ा मजा आ रहा है। किससे सीखता है वो इन चीजों को? किनसे सीखता है वो इन चीजों को? हंसने के लिए सिर्फ आ गया है, लेकिन सीरियसली मैं बोल रहा हूं, ये चीजें वो कहां से सीख रहा है? जब मैं इन बच्चे से थोड़ा सा बड़ा था, तो जब भी मैं बदमाशी करता तो मेरी माँ कहती, ये बच्चा मतलब बदमाशी कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये फलानवा का बेटा ने इसे बिगाड़ दिया है। किसने बिगाड़ा है? अब मैं मोहल्ला में 10 घर, मेरे मोहल्ला में धनबाद में 10 ही घर है, आप लोग का तो गांव बहुत बड़ा है, हमारे तरफ मोहल्ला सिस्टम, तो मोहल्ले में मेरे 10 घर, 10 घर में जाऊं और 10 घर की माताएं क्या कहे कि मेरा बेटा तो सही है, फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। अब मैं तब से लेकर के आज तक और हर गांव में महिलाओं से पूछ रहा हूँ, उनके गार्जियन से पूछ रहा हूँ, ये फलानवा का बेटा कौन है? हाँ, ये फलानवा का बेटा है कौन? अब कोई बोल नहीं रहा है। अरे फलानवा का बेटा है कौन? सारी महिलाएं कह रही हैं कि मेरा बेटा सही है, फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। तो वो फलानवा का बेटा है कौन? कौन है? हाँ, फलानवा का बेटा है कौन आखिर में? बगल वाला, तो बगल वाला भी कह रहा है कि फलानवा ने बिगाड़ा है। बगल वाला भी कह रहा है कि फलानवा ने बिगाड़ा, मतलब 10 घर के लोग, अगर मान लीजिए 10 घर है तो 10 घर की महिलाएं यही कह रही हैं कि मेरा बेटा सुधरा हुआ है, फलानवा के बेटा ने बिगाड़ा है। तो वो फलानवा का बेटा कौन है जो बिगाड़ रहा है? हा? अभी तो मैंने बताया कि वो किससे देख के बिगड़ रहा है। हा? लेकिन इल्जाम किस पे लगता है? फलानवा। जैसे मैथ हम बनाते हैं ना, तो इल्जाम लगाते हैं, मान लो x का वैल्यू, तो x जिसे मान लेते हैं ना, वैसे x का आता पता जैसे मैथ में कभी नहीं पता चला, वैसे ही समाज में फलानवा का पता नहीं चलता है कि आखिर में ये फलानवा है कौन। आराम से आप ही उसके अंदर में वो चीजें बिगाड़ रहे हैं, वो नशे की चीजें देख करके। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे घर के पास एक व्यक्ति है, उन्होंने जब भी मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को उठा करके ले जाता एक्सरसाइज कराने के लिए सुबह सुबह, तो कुछ मोहल्ले के गार्जियन थे, उन्होंने बोला, देख मेरे बेटे को बिगाड़ मत, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं और तुम इसे स्पोर्ट्स में ले जाना चाहते हो, खेल कूद में ले जाना चाहते हो। और मेरे मम्मी से भी जाके कंप्लेन कर दिया कि देखिए तुम, आपका बेटा सुबह सुबह 4 बजे भोर में मुझे मेरे बेटे को लेकर चला जाता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे डांटा और बोला कि उसको क्यों लेके जाते हो, अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता है। तो मैंने छोड़ दिया ले जाना। अब वो व्यक्ति खैनी बेचता है, तो क्या किया कि कुछ दिन बाद जब भी वो कहीं रिश्तेदारों में जाता है या कहीं भी जाता है, तो अपने बेटे को दुकान पे बैठा देता खैनी बेचने के लिए। धीरे धीरे उसका बेटा खैनी बेचना और खैनी काटना भी सीख गया।
घर पे ही उसने गोदाम रखा है, मेरे घर के बगल में ही गोदाम है। तो गोदाम में बैठ करके खैनी काट रहा था। तो एक दिन मैं गया तो देख रहा हूँ कि वो इधर दबाए हुए थे खैनी। मैंने बोला 14 साल की उम्र में खैनी खाना शुरू कर दिया। बोला क्या करें, डेली डेली बैठ करके गोदाम में खैनी काट रहे थे तो नशा मतलब झांस लग रहा था। झांस लगना समझ में आता है ना, झांस लग रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लेंगे तो झांस नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा खाएं और चित्ते गिर गए। पहले दिन नशा लग गया, दूसरे दिन से खाना शुरू कर दिए हैं तो अब जब खैनी काटते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने बोला भाई अब तो छोड़ दे। तो बोलता है कैसे छोड़े, बिना खाए हुए निकलवे नहीं करता है। सुबह सुबह हल्के नहीं हो पाते हैं बिना खाए हुए, पाचन शक्ति हो गया है। 2 साल बाद मैं गया, 2 साल में आगरा में रहा। 2 साल बाद जब मैं अपने घर पे गया तो देख रहा, ग्राउंड में मैं खेलने के लिए गया तो देख रहा हूँ कि गांजा पी रहा है। तो मैंने बोला अब बता, खैनी का तो तूने बहाना बता दिया, अब गांजा कैसे पी रहे हो। बोला क्या करें, खैनिया का नशा खत्म हो गया था, अब इससे ऊपर वाला हाई डोज लेना था। हाँ, नशा धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। और बताइए तो सही, आप लोग तो अनुभवी है, नशा धीरे धीरे खत्म हो जाता है खैनी का, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा नशा वाला चीज लेना होता है। तब वो गांजा तक पीने लग गया है। वो लड़का अब गांजा भी पीता है, दारू भी पीता है, नशा भी करता है, ड्रग्स भी लेता है और इंजीनियर बन चुका है। इंजीनियर बन गया है ना। हाँ, बन गया है। क्यों, कौन बिगाड़ा है उसे, किसने बिगाड़ा है उसे? माँ बाप ने ही। एक माँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बड़ी चीजें नहीं बताने वाला। आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात बताऊंगा, झारखंड से आया हूँ। आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, छोटी छोटी जगहों पे हो रही है, बड़ी जगह पे नहीं हो रही है। छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी बनती है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, सुना है ना। उसी तरीके से छोटी छोटी गलतियों से ही समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है। और यही बच्चा अपने ही बाप से जुआ खेलना सीखता है। देख रहा है वो गांव में तसपत्ती बैठ करके खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, किसको देख रहा है? वो अपने ही पिता को देख रहा है। उसे झूठ बोलना कौन सिखाता है? बाप जब जुआ में हार जाता है ना, या किसी से उधारी लेकर के काम किया रहता है, तो बार बार जब महाजन गेट पे आता है या जिससे हम लोन लिए रहते हैं बैंक से, तो लोन का जब एजेंट आता है तो रहते घर में ही, और उसको क्या सिखाते हैं, बेटा जाकर के बाहर बोल दे कि घर में पापा नहीं। कौन सिखा रहा है उसे झूठ बोलना? हाँ, घर वाले ही सिखा रहे हैं ना। तो झूठ बोलना बाप सिखा रहा है, चोरी करना बाप सिखा रहा है, भ्रष्टाचार करना बाप सिखा रहा है। बैंक का पैसा लेकर के भाग जाना भ्रष्टाचार ही तो है। तो घर का ही आदमी आपको झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, नशा की चीजें आपको सिखा रहा है। और दूसरी तरफ महिलाएं, अभी तक तो बड़ा मजा आया होगा, सारा आरोप पिता, चाचा, दादा पे लगा है। हाँ, माताएं, थोड़ा सा बच्चे की तबीयत खराब नहीं हुई, झाड़ फूक कराने ले जाती है। उसको बचपन से उस बच्चे को ये दिमाग में बैठ जाता है कि अगर मेरी तबीयत खराब हुई है तो मुझे कहाँ जाना है? हॉस्पिटल नहीं, बाबा के पास। कहाँ जाना है? बाबा के पास। नौकरी नहीं लगनी है तो कहाँ जाना है? बाबा के पास। एक लड़का आधा किलोमीटर तक मेरा पीछा करते रहा, बोलता है बाबा थोड़ा हाथ देख करके बताइए ना मेरा नौकरी कब लगेगा। हम बोले भाई घर में बैठे रहे, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है जल्द, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है जल्दी से, घर में बैठे रहो। ऐसे ऐसे लोगों को किसने तैयार किया? महिलाएं ही अंधविश्वास को फैलाने में एक अहम योगदान निभा रही है समाज के अंदर में। आप लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जगह पे मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया, मैं रास्ते में चल रहा था, लगातार मेरा यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहता हूं कि अभी मेरा यहाँ कार्यक्रम है और अगला कार्यक्रम कहाँ की तरफ मैं निकल रहा हूं।
तो लोगों ने मेरा नंबर निकाल करके कॉल किया कि आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, जहां से पार होने वाले हैं, वहां से बगल में हमारा गांव है, तो शादी में आप आ जाइए। तो मैं शादी में गया। ऐसा ही स्टेज सजा हुआ था, स्टेज के पीछे मुझे बैठा दिया गया और मुझे खाना वाना खिलाया गया और बोला गया कि जब लोग एकत्रित होंगे तब आपको स्टेज से मौका मिलेगा बातें रखने का। मैंने बोला ठीक है, बातें रखने का मौका मिलेगा, अच्छी बात। मौका ही नहीं दिया। गांव की सारी महिलाएं स्टेज को छेक ली और मिर्जा गालिब, राहत इंदौरी, जानते हैं ना मिर्जा गालिब को, राहत इंदौरी को, एक से एक बेहतरीन गालियां, छटल छटल गालियां महिलाएं शायरी के तौर पे दे रही। हंसी नहीं आ रही है ना, क्योंकि अपने पे बात आ गई है। उस समय तो बच्चे कान में रुई लगाए रहते हैं ना। हाँ, बच्चे के कान में रुई लगा रहता है ना। बच्चे गालियां कहाँ से सीख रहे हैं? कहाँ से सीख रहे हैं? जब बच्चे छोटे रहते हैं और गालियां देते हैं ना, छोटे बच्चे तुतला के जब माँ बहन की गालियां देते हैं तो सुनने में बड़ा मजा आता है। मतलब तुतला के जब गाली देता है ना तो बड़ा सुनने में मजा आता है। और जब बड़ा होकर के अपने ही माँ बाप को गालियां देता है तो फिर कहता है फलनवा ने बिगाड़ दिया है। गालियां कहाँ से वो सीख रहा है? आप सभी से सीख रहा है। आप बच्चे को परोस क्या रहे हैं? अच्छी चीजें तो परोस ही नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि नैतिकता दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा गिरते हुए जा रहा है, इतना गिरते जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि वो जो ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार ना करे, लेकिन हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। तो ये नैतिकता किसी एक को पालन करनी होगी या सभी को? हाँ, सभी को। सुधार लाना है तो कोई एक लाएगा या सभी को लाना होगा? लोग चल पड़े हैं समाज को सुधारने के लिए। समाज नाम का कोई व्यक्ति है? समाज नाम का कोई व्यक्ति है? आप ही लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। समाज नाम का कोई व्यक्ति है? कोई बोल नहीं रहा है। समाज नाम का कोई व्यक्ति है? व्यक्तियों से मिलकर के समाज बनता है, समाज नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। एक एक व्यक्ति जब तक नहीं सुधरेगा तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। ये होगी नैतिक शिक्षा जो मैं बता रहा हूं, जो आपकी कमियां हैं और जिसमें आपको सुधार लाना है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि आपकी शिक्षा का अशिक्षा का कारण कोई फलानवा XYZ है तो बड़ा आपको खुशी होता है कि नहीं? अभी तक जितने भी नेता आते हैं वो क्या कहते हैं? सर जी, विद्या भारती से, सर जी, अभी तक नेता लोग जो आ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? ये समाज का शिक्षा का कारण क्या है? XYZ, किसी दूसरे वर्ग पे, किसी दूसरे जातियों पे, किसी दूसरे समाज के ऊपर इसका आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, है कि नहीं? और उसका कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं। क्या कहते हैं? तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। अपनी कमियों को देख उसका निवारण करने, मतलब समाधान करने का काम करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन हम अपनी कमियों को देखने के बजाय दूसरे की कमियों को देख रहे हैं। यह है नैतिक शिक्षा। अगर जब तक इस समाज में ना आए तब तक ये समाज नहीं सुधरने वाला है, चाहे कितना भी कोई व्यक्ति भाषण दे ले या दूसरे को सुधारने के लिए काम कर ले। अभी क्या चल रहा है पता है? एक संत के पास एक माँ गई अपने बच्चे को लेकर के, एक संत के पास एक माँ गई अपने बच्चे को लेकर के कि मेरा बच्चा गुड़ चीनी खाने का आदी है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो वो संत कहता है कि बच्चे 1 सप्ताह बाद लेकर के आइए अपने बच्चे को।
एक सप्ते बाद जब माँ गई तो बोलता है कि एक सप्ते बाद और आना। जब फिर एक सप्ते बाद गई तो फिर कहता है एक सप्ते बाद आना। 3 सप्ते के बाद जब वो गई है तो संत ने कहा, बाबू इधर आओ, गुड़ मत खाना ज्यादा, चीनी और गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसीलिए गुड़ नहीं खाना चाहिए। अब बताया तो बच्चे को, माँ हो गई आग बबूला, गुस्सा गई, बोलती है जब यही बात बताना था तो पहले दिन बता देते, जो यही बात बताना था तो पहले दिन बता देते, 21 दिन बाद काहे बताए। बोलता है क्या करें, 21 दिन हमको गुड़ खाना छोड़ने में लगा। 21 दिन मुझे खुद अपने ही गुड़ खाने छोड़ने में लगा है। पहले मैं तो देखा कि पहले खुद तो गुड़ छोड़ लूं, 21 दिन लगा मुझे गुड़ छोड़ने में, अब मैं ज्ञान देने लायक हो गया हूँ। यहाँ पे सब गुड़ खा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं गुड़ मत खा। बाप शराब पी करके बेटे को कह रहा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। सुधर सकता है ऐसे समाज? गुड़ खा करके गुड़ खाने से रोका जा सकता है समाज को? रोका जा सकता है? नहीं ना। नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे आती है शिक्षा। पहले नंबर पे क्या है? नैतिक शिक्षा। दूसरे नंबर पे आती है स्कूली शिक्षा। अब स्कूली शिक्षा को लेकर के कुछ बातें जहां पे पिता अपने घर के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मेरे घर के पास एक व्यक्ति जो लेबरगिरी करता है, 500 रुपये महीने का, 500 रुपये प्रतिदिन का उसकी हाजिरी। मैंने उसे कहा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं? बोलता है क्या करे, 500 रुपया में तो सिर्फ घर खर्चा चलता है, कैसे पढ़ाएं? तो मैंने बोला आपको तो देखता हूँ सुबह शाम हाँ पौआ मारते हुए। इधर कैसे पौआ है? हाँ 50 रुपया है। अच्छा, हमारे तरफ सस्ता है, 30 रुपया है। 50 रुपया है हमारे तरफ, 30 रुपया है धनबाद में। इधर तो बंद है ना, इसीलिए शायद हो सकता है दुगुना दाम में बेच रहा हो। तो मैंने उसको बोला लेते तो कितने टाइम हो? तो बोला सुबह शाम चलता है, एक एक बार सुबह, एक बार शाम में। कितना रुपया हुआ 30 रुपए के हिसाब से? इधर प्राइवेट स्कूल का फीस कितना है सबसे मिनिमम? हमारे तरफ तो 300 रुपया है, इधर कितना है? 300 रुपया, 400 रुपया, 400 500 ना। 60 रुपया के हिसाब से, 30 रुपया से हिसाब से 2 टाइम का 60 रुपया हुआ, महीने का कितना हुआ? 60 रुपया के हिसाब से 1800। 1800 ज्यादा या 400 ज्यादा? 1800 ज्यादा है। 400 रुपया नहीं भरा सकता और 1800 रुपया का? 400 रुपया स्कूल का नहीं भरा सकता और 1800 रुपया 1800 रुपया भरा जा रहा है। ये समाज अशिक्षित है, इसका कारण कौन है? हाँ, अपने ही घर का व्यक्ति जिम्मेदार है ना, गार्जियन जिम्मेदार है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। माताएं क्या कर रही हैं? हर 2 सप्ताह पे 10 दिन पे झाड़ फूक करवाने जाती हैं तो बाबा को पैसा नहीं देती हैं। हाँ, बाबा आकर के कहते हैं। और देखिए, ये जो आप लोग सोचते हो ना कि बहुत बड़ा चीज है, कोई बड़ी बातें नहीं बोलते हैं। बाबा लोग आके क्या कहते हैं पता है? हम देख रहे थे, हमारे मोहल्ले में जब आए तो उन्हें नोटिस कर रहा था, क्या कहते हैं, जो हर जगह का चीजें हैं। जैसे महिला के पास गए, इनके पास में, अब इनसे मिले, भिक्षाटन करने इनके घर पे गए। बोले क्या बात है, लग रहा है कि बड़ा टेंशन में है, घर में झगड़ा उगड़ा होता है? हाँ बाबा, सही में झगड़ा होता है। तो पति से झगड़ा होता है? हाँ बाबा, एकदम सही बोले, पति से झगड़ा होता है। सासों गाली देती है ना? अरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा बाबा जल्दी घर में आइए ना।
सही में ननदों झगड़ा गाली देती है, सासों गाली देती है, क्या करें, पति से भी झगड़ा होता है। इसका एक उपाय है। तो क्या उपाय है? और हिमालय से एक जड़ी बूटी लाए, अगर उसको खिला दोगी ना और घर के चारों कोना में भी गाड़ दोगी तो ठीक हो जाएगा। तो कितना लगेगा बाबा? तो देखो उसका दाम की बात है, ज्यादा नहीं है। बात है कि हम इसको हिमालय से लेकर के आए। या तो आपको अब जाना होगा हिमालय, और जाइए, जाकर के हिमालय पे से आपको खरीद करके लाना होगा। तो आप यहाँ से भाड़ा लगाइएगा, जाइएगा हिमालय तक, फिर आने जाने का भाड़ा, ठहरिएगा, खाने पीने का भाड़ा, ऊपर से जो जंतर मंतर है उसका भाड़ा। तो एक उपाय है। वो बोलेगी महिला हम कैसे जाएं वहां हिमालय पे, कि कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, आप ही उपाय बता दीजिए ना। तो हाँ मेरे पास है, हिमालय से लेकर के आए, लेकिन आपके आने जाने का भाड़ा, खाने पीने का, और जो मैंने जंतर मंतर लेकर के आए हैं वो सारा उसमें पैसा जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब आने जाने का अगर 1000 रुपया एक तरफ का है तो दो तरफ का 2000 रुपया, ठहरने का 3000 रुपया, और 1000 रुपया जंतर मंतर का, कितना हुआ? 4000 रुपया। और उसमें से 1000 रुपया अभी जो मैं पूजा करूंगा उसका, तो टोटल कितना हो गया? 5000 रुपया। हाँ बाबा, देखिए ना, पैसा पति का पैकेट में से चोरी कर करके 100 रुपया जगा जगा के रखे हुए हैं। इतना ही है मेरे पास में। देखिए ना, 200-300 रुपया घट रहा है। ठीक है, बस ठीक है माता, इतना में हो जाएगा। क्या करें, अगर तुम तो हमारी बहन बेटी के जैसी हो, तो तुम्हारे लिए 200-300 रुपया कम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4400-4500 या 4700 है तो दे दीजिए। तुरंत भर में पैसा कहाँ बर्बाद होता है। दूसरी चीज, मेरे घर में जो काम वाली बाई आती झाड़ू पोछा करने के लिए और बर्तन मांजने के लिए, मेरे घर में एक काम वाली आती है। तो जब वो नहीं आती, जब उसकी तबीयत खराब रहती, तो अपनी बेटी को मेरे घर पे भेज देती। तो मैंने उसकी बेटी से पूछा कि कहाँ तक पढ़ी? तो नहीं पढ़ते हैं हम। बोले क्यों? तो मेरे पापा जो कमाते हैं सारा का दारू पी जाते हैं, और मेरी मम्मी जो दूसरे के घर में बर्तन मांजती है और झाड़ू पोछा करती है, तो उतना से सिर्फ खाना पीना चलता है। मैंने बोला अब इस पे मजबूरी है, तब क्या बोला जा सकता है। लेकिन जब आया नवरात्रि तो मेरे पापा से 5000 रुपया एडवांस ली। तो अगले दिन पापा मुझे बताएं कि देखो वो काम वाली 5000 रुपया एडवांस लेकर के गई। तो जब आई अगले दिन तो मैंने उसे पूछा कि ये 5000 रुपया एडवांस काहे को ली? तो वो नवरात्रि का जो दशहरा 10वां दिन होता है ना, बलि चढ़ता है, 10वां दिन जो बलि चढ़ता है, तो बोली कि हम बलि गछे हुए थे, उसी के लिए 5000 का खस्सी खरीदना था। मैंने बोला बहुत बढ़िया। 400 रुपए के हिसाब से एक साल का फीस कितना हो रहा है? 400 रुपए के हिसाब से एक साल का फीस 12 महीने का 4800 ज्यादा या 5000 ज्यादा? हाँ, अब एक दिन में वो 5000 रुपया खत्म कर रही है, लेकिन वो एक साल अपने बच्चे का फीस नहीं भर रही है। तो उसके अशिक्षा का कारण कौन है? कौन है? माँ बाप है। कितना इल्जाम लगाओगे दूसरे तक? मैं इस समाज के नेताओं को, जो सबसे ज्यादा इस समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, कि उसे उसको नहीं दिखा रहे हैं कि तुम कहां पे कमजोर हो, तुम्हारे में कहां पे कमियां हैं। पानी मंगाइए। तुम्हारे में कहां पे कमियां आ रही, वो आपकी कमियों को नहीं दिखा रहे हैं। वो आ करके आपको भड़का रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपकी अशिक्षा का कारण कोई और है, आपकी गरीबी का कारण कोई और है, आपके पिछड़ेपन रहने का कारण कोई और है। वो व्यक्ति बुद्ध का सिद्धांत पे नहीं चलता है। नमो बुद्धाय बोल देने से, बुद्ध की तस्वीरें उपयोग कर लेने से, और अपने घरों के ऊपर में पंचशील और नीला झंडा लगा लेने से आप अंबेडकरवादी और बुद्धवादी नहीं हो जाते हैं।
जब तक आप अंबेडकर के सिद्धांतों को, जब तक आप बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तब तक जय भीम का नारा लगाते रह जाइएगा। ले लीजिए रुद्राक्ष का 108 वाला माला और रटते रहिए जय भीम नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। हो जाएगा भला आपका, हो जाएगा। झंडा लगा लीजिए, झंडा क्या लगा लीजिए, नीला कपड़ा ऊपर से नीचे तक कर लीजिए, पूरा घर को पंचशील रंग से रंग दीजिए। सिद्धांत नहीं अपनाइएगा तो आपका भला होने वाला है? होने वाला है क्या? मेन सिद्धांत है या नाम है? क्या है? सिद्धांतों पे चलना है या कपड़े बदलना है? सिद्धांत पे चलना है ना। उन्होंने जो रास्ता बताया है, उन्होंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पे चल करके ही हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। वरना कोई भी ताकत दुनिया की आपको यहां से उठा करके वहां तक नहीं पहुंचा सकती है, आईएएस की कुर्सियों तक। अगर ये चीजें हो सकती कि अगर हाथ देखने से, भविष्यवाणी देखने से अगर आपके समाज में अगर आप अमीर हो जाते तो पूरी दुनिया अमीर हो गई रहती। हो जाती या नहीं होती? आगरा में मैंने देखा कि लोगों ने अपने द्वार पे, अपने घरों के ऊपर जूते लटकाए हुए थे। मैंने बोला जूते क्यों लटकाए? तो घर पे नजर ना लग जाए। मैंने बोला एक तो घर कोई ढंग का तो है नहीं, उसमें से भी नजर लग रहा है। घर कोई ढंग का है नहीं, उसमें भी नजर लग रहा है। अंबानी 500 करोड़ का घर बनाया है तो नजर तो उसे लगनी चाहिए। उसको तो अपने बिल्डिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक जूते ही लटका देने चाहिए, है कि नहीं? ऊपर से नीचे तक जूते लटका देने चाहिए थे। अपने बच्चों को नजर ना लगने के लिए काजल लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा नजर तो उसके अंबानी को बेटे को लगना चाहिए ना। तब तो वो काजल में डुबका के रखता अपना बेटा को दिन भर में। तो कुछ चीजें ऐसी है, हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं है, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बिल्कुल पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ। जो लोग आकर के विरोध करके गए, मैं उनका ठेका नहीं लिया। मैं पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ। मैं विरोधी उन चीजों का हूं कि प्राथमिकता किसे देनी है। पहली प्राथमिकता क्या है? अंबानी पहले पूजा करता है या पहले व्यापार पे ध्यान देता है, शिक्षा पे ध्यान देता है? किस पे ध्यान देता है? किस पे देता है? पहले शिक्षित बनेंगे तो अच्छे व्यापारी बनेंगे या अच्छे पद पे जाएंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे। जब ढेर सारे पैसे हो जाए तो 5,000 क्या 10,000 लुटाओ ना, करो पार्टी 1-1 लाख रुपया का, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन औकात पहले खाने की तो बना लो। औकात तो ये रखो कि तुम्हारा बच्चा एक अच्छा और सुशिक्षित हो, नैतिकवान हो, शिक्षित हो, लाल गाड़ी वाले, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने की क्षमता रखता हो। देखते हैं आर्मी वाला भी शराब पीता है, पीता है कि नहीं? उसको कोई गलत बोलता है? हाँ, नहीं बोलता है। बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो भी शराब पीता है। कोई उसे मना करने जाता है? हाँ, मना करता है? नहीं। अरे उस ओहदे पे है जहां से वो जाके कुछ भी करे, कोई उसको कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, और जी ऐसे रहे हैं जैसे कि राजा है। इस समाज में शादी व्यवस्था को जब देखिएगा, देखा दिखावा देख देख करके अपने आप को बदलते हैं, एक दिन के लिए राजा बनने जाते हैं। दूल्हा को देखे हैं, शहरवानी पहनता है जैसे कि एक राजा पहनता है कपड़ा, और जैसे राजा एक हार पहनता है हीरे मोती और जड़े हुए, तो वो प्लास्टिक का और कागज वाला हार पहनता है बेचारा। लेकिन लुक तो बनाना है ना राजा वाला, तो बेचारा जो हार पहनता है वो प्लास्टिक और कागज का रहता है। अब हीरे मोती का तो हो नहीं सकता है, लेकिन राजा वाला फीलिंग तो लेना है ना। हाँ, राजा वाला फीलिंग लेना है तो शेरवानी पहन लेता है। अब आज तक एक मच्छर और कुत्ते को नहीं मारा हो,
लेकिन अपने आप को शूरवीर बनाने के लिए हाथ में तलवार भी रखता है। हाँ, डरपोक इतना कि कुत्ता भौंक दे तो 10 किलोमीटर दौड़ के भाग जाए, और अपने हाथ में क्या रखता है? तलवार भी रखता है। उसके बाद एक गधा घोड़े पे सवार होता है। घोड़े पे सवार ऐसे होता है जैसे कि एक राजा खानदान का है, करोड़ों की संपत्ति है, और वो घोड़ा भी भाड़े वाला है। घोड़ा भी भाड़े पे मंगवाया गया है। अब कोट पैंट भी उसके अपने पैसे के तो है नहीं, अपनी कमाई के, वो भी दहेज में बेचारा भीख मांग के पहना हुआ है। तो औकात तो है नहीं अपनी कमाई से 10,000 रुपया का पहनने की। आज तक उसने बापो जिंदगी में 10,000 का कपड़ा नहीं पहना होगा, लेकिन शादी के दिन में कपड़ा पहनता है किसके पैसे से? लड़की से भीख मांग करके, लड़की वाले से भीख मांग के। अपने दम पे तो, अपने औकात उसकी इतनी नहीं है कि 2,000 के कपड़े अपने दम पे खरीद के पहन ले, लेकिन शादी के दिन लड़की वाले से ऐसे डिमांड करता है 10,000 का कपड़ा जैसे कि किसी घर खानदानी राजमहल का युवराज। और उसके बाद बेचारे के सर पे तो सिंहासन तो हो नहीं सकता, राजमुकुट तो हो नहीं सकता, तो बेचारा कपड़े वाला ही राजमुकुट पहन लेता है। और उसपे वो क्रिस्टल वाला जैसे हीरा होता है ना, हरा कलर का डायमंड, तो वो डुप्लीकेट वाला क्रिस्टल चिपकवा लेता है अपने मुकुट पे, थोड़ी देर के लिए फीलिंग करवा लेता है। उसके बाद लोगों को दिखाना है कि मेरी शादी हो रही है तो मेरी प्रजा भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, प्रजा भी तो होनी चाहिए ना। और प्रजा तो उसे कुत्ते की भाव नहीं देता है। तो इस प्रजा को खाने के लिए बुलाओ तो ये आएंगे। हाँ, तो गांव वाला में प्रचार किया जाता है कि मटन चिकन बना हुआ है और मछली भी बना हुआ है, तो गांव वाला कहता है अरे आज तो पार्टी में जा करके खाने में मजा आएगा, तो चलो पीछे बाराती में। तो गांव वाले भी चल पड़ते हैं, और उसको आप पीछे देख करके फीलिंग आ रहा है राजा वाला, हम तो घोड़ा पे है और पीछे जनता चल रही है। उसके बाद वो लड़की के यहाँ पहुंचता है। स्टेज वैसे सजा रहता है जैसे राग सिंहासन सजा हो। अब लड़की बापो जिंदगी में जो कपड़े नहीं पहनी है वो एक दिन रानी वाला कपड़ा पहनती है। उसके बाद सिंहासन पे लड़का और लड़की बैठते हैं। राजा वाला फीलिंग, सामने जैसे राज सिंहासन पे राजा और रानी बैठे हो और सामने जनता बैठी हुई है, फीलिंग हुआ। शादी हुआ, अगले दिन महारानी नौकरानी बनकर बर्तन मांजते हुए नजर आ जाती है। जो अभी रात में रानी बन करके बैठी हुई थी, सुबह सुबह नौकरानी की तरह बैठी हुई। अब द्वार पे क्या है? तो ऑर्केस्ट्रा वाला आया हुआ है। ऑर्केस्ट्रा वाला का 50,000 रुपया बाकी है, बैंड बाजे वाला का 20,000 रुपया बाकी है, खाना बनाने वाले का 20,000 रुपया बाकी है, टेंट वाले को 50,000 रुपया देना है। अब बाबू साहब का अब तो कर्जा में डूब गए, अब जमीन बेच करके देंगे। मतलब एक दिन के लिए अपने आप को राजा का फीलिंग दिलवाने के लिए भिखारी बनने को तैयार ये समाज अपने आप को बुद्धिमान कहता है। सिर्फ दिखाने के लिए 5-10 लाख रुपया खर्च करने के लिए कि फलाने के शादी में 1000 लोग आए थे तो हम अपनी शादी में 1500 लोग बुलाएंगे। फलाने के शादी में अगर 4 घोड़े आए थे तो हम अपनी शादी में 4 घोड़े के साथ साथ हाथी भी बुलाएंगे। और दिखाने के चक्कर में जमीन जायदाद को बेच करके शादियां कर रहे हैं। और उस 10 लाख रुपए में वो अपने को पढ़ा करके एक इंजीनियर डॉक्टर बन सकता था, लेकिन एक दिन में वो अपने आप को राजा घोषित करवाने के लिए क्या करता है? जमीन जायदाद बेच देता है। ये समाज का उत्थान होगा कि क्या होने वाला है? आप ही बताएं। ये समाज का उत्थान होगा इस नीति से? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि घोड़े पे मत बैठो, दम है तो अपने खरीद करके उस पे बैठो, बैठो ना अपने से खरीद करके, दम है तो, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, कमाना होगा। तो ये समाज जिस तरह पैसे लगाने हैं उस तरह पैसे नहीं लगा रहा, जहां उसे पैसे बर्बाद करने हैं उस तरफ पैसे को लगा रहा है। मेरा बस इतना ही कहना है
नैतिक शिक्षा सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे शिक्षा है। अगर इतना ही कर लीजिएगा ना तो आगे की चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कसम से कहता हूं नहीं पड़ेगी, इतना ही आपके लिए काफी है। ये दो चीजों को अगर आपने सुधार लिया तो। और एक सिद्धांत, बुद्ध का सिद्धांत को बता देता हूं। बुद्ध ने कहा, प्रकृति के सिद्धांत को उन्होंने बताया कि जो समाज जितना ज्यादा अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वो ताकतवर बनेगा और वही राज करेगा। क्या होगा? जो सबसे ज्यादा अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वही ताकतवर बन सकता है। जैसे अगर ये भाई साहब सर आईएएस बनना चाहते हैं और मैं चोर बनना चाहता हूं और मैं 16-16 घंटा कंप्यूटर में चोरी करने की कला सीख रहा हूं, 16-16 घंटा, और ये आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य इनका सही है, मेरा उद्देश्य क्या है? गलत है। लेकिन अनुशासित और संकल्पित कौन है? मैं हूं। ये सफल होंगे कि मैं सफल होऊंगा? मैं सफल होऊंगा। तो ये प्रकृति ये नहीं देखती है कि आपका उद्देश्य सही है या गलत है, प्रकृति ये देखती है कि अनुशासित और संकल्पित कौन है, वही सफल होगा। तो बुद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनुशासित और संकल्पित तभी हो सकता है जब वो ध्यान करेगा। तो बुद्ध ने जो ध्यान अपने पूरे जीवन भर 45 साल तक अपने जीवन के उन्होंने ध्यान को सिखाया जनता को, समाज को, जिसके वजह से बुद्ध को सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज यही भारत और यही बिहार के लोग बुद्ध के ध्यान को नहीं जानते हैं और इसी को बताने के लिए मैं जन जन तक घूम रहा हूं। और ये मेडिटेशन को, इस ध्यान को इतना महंगा कर दिया गया है कि पैसे वाले ही जाके सीख पाते हैं। मैं तो जाकर के सीख लिया, मैंने तो जान लिया, लेकिन मुझे लगा मेरा जो समाज है 70-80 करोड़ जो समाज है वो गरीब है और उस तक जब उसके पास खाने पीने तक के समय नहीं है, उसके पास खाने पीने तक के लिए भी जरूरत की चीजें नहीं है, तो वो क्या ध्यान करने जाएगा? पैसे खर्च करके नहीं जाएगा। इसलिए मैंने प्रण लिया और मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि जब तक जीवित हूं तब तक घूम घूम करके लोगों को नैतिक शिक्षा दूंगा और उन्हें ध्यान करवाऊंगा। और इसलिए इस ध्यान को मैं अभी कराने जा रहा हूं। तो 10 मिनट के लिए आराम से अलती पालती मार करके बैठ जाएं, फैल करके 10 मिनट मुझे समय दें, उसके बाद आप इस कार्यक्रम को यहीं पे मैं समाप्त कर दूंगा। मोबाइल दीजिए ना, टाइम देखना है, 10 मिनट कराना है, खोलना नहीं है, यहीं रहने दीजिए बस। जिस ध्यान को मैं कराने जा रहा, सट के मत बैठिए ना, थोड़ा सा फैल के बैठ जाइए। इस ध्यान का नाम आनापान सती योग ध्यान है। आनापान का मतलब होता है, आना मतलब श्वास का अंदर जाना, पान मतलब श्वास का बाहर आना, और सती का मतलब होता है साक्षी भाव होना और श्वास को देखते रहना एकटक। दूसरी चीजें ध्यान ये देनी है कि हम अब तक श्वास की जो प्रक्रिया है, उस बच्चे को, छोटे बच्चे को जब कपड़ा उठा के देखेंगे तो उसकी श्वास पेट से चल रही है। आप छोटे बच्चे को पेट को देखिएगा तो पेट फूलता और पचकता नजर आएगा, क्योंकि वो श्वास किससे लेता है? पेट से लेता है। और हम कहाँ से लेते हैं? फेफड़े से। हम इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि श्वास भी लेने की फुर्सत हमारे पास नहीं। हम श्वास भी लेते हैं तो फेफड़े तक ही खींचते हैं और फेफड़े से ही छोड़ देते हैं, जबकि श्वास को जो लेते हैं उसे पेट तक पहुंचाना चाहिए। तो इस ध्यान में हम श्वास को कहां पहुंचाएंगे? पेट तक। इसमें ये जो बायां हाथ है ये गोद में आएगा,
बायां हाथ नीचे गोद में और उसके ऊपर ये दाहिना हाथ। बायां हाथ किसे कहते हैं? बायां हाथ, दादी माँ गलत हाथ उठा रही हैं। बायां हाथ ये वाला है, उल्टा हाथ जिसे कहते हैं। जिस हाथ से खाते हैं उसे दाहिना हाथ कहते हैं, बायां हाथ उल्टे वाले को। तो बायां हाथ नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ गोद में रखें। और इसमें श्वास की जो प्रक्रिया है पहले देख लेंगे। श्वास नाक से खींचेंगे, मुंह से नहीं। नाक से लेकर के उसे पेट तक भरना है। जैसे देखिएगा, पेट भरा, फूला ना, पूरा पेट भर के, पूरा पेट भर के श्वास लेना है और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना है। लेना गहरा है और छोड़ना धीरे धीरे है, और छोड़ना धीरे धीरे। यह हो गया श्वासन की प्रक्रिया। अब 1 मिनट थोड़ी देर के लिए उंगली को यहाँ रखिए नाक के पास। श्वास को लीजिए, गहरा लीजिए, श्वास को छोड़िए। श्वास जो अंदर गया तो ठंडा लगा और बाहर आया तो गर्म लग रहा है ना। बाहर आती हुई श्वास गर्म और अंदर जाती हुई ठंडी है। तो ये अंदर और बाहर जाती हुई ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहना है यहीं पे, यहाँ पे। जब आखिर में जब 10 मिनट खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट, तो मैं लास्ट में कहूंगा अपने हाथों को रगड़ने के लिए, तो हाथों को ऐसे रगड़ेंगे। और जब जैसे ही हाथ गर्म होगा उसे ऐसे हाथ को आंखों पे रख देंगे और फिर धीरे धीरे अपने ही हथेलियों को देखते हुए हाथों को खोलेंगे। समझ में आ गया ना? ये आखिर में मैं गाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि करना है। अभी सभी कोई अपनी बाएं हाथ नीचे और उसके ऊपर दाहिने हाथ, और 15 मिनट के लिए कोई भी तिरछी और कानी आड़ी आंखों से दूसरे को नहीं देखेगा कि कौन आंख बंद किया है और नहीं किया है। नहीं तो लोग, कभी बच्चे, मैं देख रहा हूँ कुछ जगह पे, मैं बोल रहा आंखें बंद कर लो तो लोग ऐसे करके देख रहे हैं कोई कि वो बंद किया है कि नहीं किया, इधर वाला किया है कि इधर वाला किया है। करना सबको है, दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है? सब अपना अपना बंद करके रखेगा अपनी आंखों को। चलिए, कमर सीधा, कमर सीधा, गोद में बायां हाथ पहले और दाहिना हाथ उसके ऊपर, आंखें बंद। आंखें बंद, जब तक मैं ना कहूं कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। आंखें बंद। पेट से गहरी श्वास लेंगे, पेट भर के गहरी श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट से गहरी श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। वीडियो रिकॉर्डिंग में 1-2 मिनट कर लीजिए घूम कर पूरा। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। पेट से गहरी श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहना।